नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी में पिछले 28 वर्षों के दौरान रसायन विज्ञान से जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों में से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज विस्तार से चर्चा करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है आसुत जल। एक कार बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है उसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब प्रश्न ये उठता है कि जो कार में बैटरी प्रयोग होता है वह किस श्रेणी में आता है। तो आपको बता दें कि विद्युत सेल जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल, जिसको अंग्रेजी में प्राइमरी सेल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो सेल होता है वह द्वितीयक सेल, जिसको सेकेंडरी सेल के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। तो प्राथमिक सेल का तात्पर्य ऐसे सेल से है जो एक बार प्रयोग कर लेने के बाद बेकार हो जाता है, दोबारा उसको प्रयोग में नहीं ले आया जा सकता। जैसा कि आप देखे होंगे कि घड़ी की बैटरी, आप रेडियो की बैटरी, इसी तरह जो भी बैटरी एक बार प्रयोग कर लेने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है, उसको हम प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। प्राथमिक सेल को शुष्क सेल के नाम से भी जाना जाता है। वोल्टिया सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल जो है प्राथमिक सेल के उदाहरण है। प्राथमिक सेलों में होता है यह है कि यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा जो इकट्ठा रहता है उसमें, उसको सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, और एक बार जब ये प्रयोग में आ जाता है तो दोबारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। वहीं अगर बात करें सेकेंडरी सेल से आप क्या समझते हैं, तो सेकेंडरी सेल से तात्पर्य ऐसे सेल से है जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः चार्ज करके दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। इसमें होता यह है कि पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो जब उसको चार्जर से जोड़ते हैं तो सबसे पहले जो है वो विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और रासायनिक ऊर्जा को जब हम मोबाइल फिर से चलाना शुरू कर देते हैं तो रासायनिक ऊर्जा जो होता है उसमें वो विद्युत ऊर्जा मोबाइल को देना शुरू कर देता है। तो इसको जो है हम द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं, जिसको चार्ज करके, ऐसी बैटरी जिसको चार्ज कर करके जो है बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, उसको द्वितीयक सेल के नाम से जाना जाता है। और एक कार बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और कार की बैटरी भी जो है वह द्वितीयक सेल के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्बन की अगर बात की जाए तो कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। इसके जो है विभिन्न अपरूप पाए जाते हैं, यानी कि यह अपरूपता का गुण दिखाता है। अपरूपता का मतलब क्या होता है, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण भिन्न होते हैं वह अपरूप कहलाते हैं। तो कार्बन के अगर अपरूप की बात की जाए तो कार्बन के अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। तो और इन तीनों में जो है कोयला जो है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। भूल से जो है कोयला बोला गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है ये प्रश्न है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्बन के दो अपरूप कौन है जिसमें कार्बन के ही पूरी क्वालिटी पाई जाती है, तो हीरा और ग्रेफाइट है। क्योंकि कोयला भी जो है जलने पर जो है कार्बन उत्सर्जित करता है, आप जानते हैं। तो यहां प्रश्न था निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब हुआ कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तीनों में कार्बन है, इसके कारण इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। परिरक्षण का तात्पर्य है यहां प्रिजर्वेशन,
यानी कि संरक्षण, पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम बेंजोएट जो है उसका प्रयोग खाने के वस्तुओं को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा सी, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न, पारद धातु मिश्रण है। ऑप्शन ए है अति रंगीन मिश्र धातु होती है, ऑप्शन बी है कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन सी है पारद युक्त मिश्र धातु होती है, और ऑप्शन डी है अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो पारद धातु जो है वह पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड गैस का मिश्रण। खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस मुख्यतः मीथेन होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर बात की जाए मीथेन की, तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। आप जानते हैं कि गीला गोबर जो होता है, जो पशुओं के मल का से बनता है, जब वो सड़ता है, यानी कि गोबर जब सड़ता है तो उससे एक ज्वलनशील गैस बनती है जिसको मीथेन गैस के नाम से जाना जाता है। और मीथेन गैस जो है दलदली इलाकों में पाई जाती है, इसके कारण इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, जो वायु के उपस्थिति में सुगमता से जलती है। यानी कि जब वायु इसको मिले, वायु के प्रेजेंस में ये काफी तेजी से जलता है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। यानी कि जब गोबर गैस में मीथेन गैस का प्रयोग करके जो है आप ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो जो शेष पदार्थ बचता है उसको कार्बनिक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न था खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मीथेन। अगला प्रश्न, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है निकेल, और ऑप्शन डी है टिन। पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। आप ठंडे के समय में देखे होंगे कि जो थर्मामीटर होता है, जैसे जैसे ठंड जो है बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो पारा है वो गिरता जाता है, और जैसे जैसे ठंड घटती है पारा जो है ऊपर चलने लगता है। तो हम कहते हैं कि इतना डिग्री सेल्सियस आज तापमान है। तो उसमें आप देख रहे हैं कि सामान्य ताप है, उसको बाहर भी आप रख देंगे तो उस स्थिति में भी जो पारा है वो द्रव अवस्था में ही बना रहता है। तभी तो तापमान कम या बेस होने पर, कम या ज्यादा होने पर पारा जो है अपना प्रसार करता रहता है और घटाता है, करता रहता है। तो यहां प्रश्न था निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी, पारा। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है हिमीकरण, ऑप्शन सी है पिघलना, और ऑप्शन डी है उदर्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को उदर्वपातन कहते हैं। अगर साधारण शब्दों में समझें तो जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को उदर्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। और जो पदार्थ ऐसा होता है उसको उदर्वपातित पदार्थ कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया यहां पूछी जा रही है। तो कपूर तो ठोस होता है, लेकिन कपूर वाष्प बन रहा है, इसका मतलब गैस रूप में परिवर्तित हो रहा है डायरेक्ट, वह जो है द्रव अवस्था में नहीं बदल रहा है। तो यहाँ प्रश्न था ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उदर्वपातन। उदर्वपातन कौन सी प्रक्रिया है?
उदरपातन में ठोस वस्तुएं गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, और जब उनको ठंडा किया जाता है तो द्रव अवस्था में बिना बदले वो सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी को जो है उदरपातन की प्रक्रिया कहते हैं, और जो पदार्थ इसमें होता है उसको उदरपातित पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न, पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। ऑप्शन ए है अमोनिया का, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन सी है क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, ऑप्शन डी है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो यहां प्रश्न क्या था कि पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला प्रश्न, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मार्स गैस, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। वाहनों से जो निकलने वाली गैस होती है उसमें कई गैसें पाई जाती हैं। वाहनों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है यानी कि CO2 निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है यानी कि CO निकलता है, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड निकलते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन भी उत्सर्जित होते रहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है। तो एक से अधिक उत्तर जो है यहां सही दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ई ऑप्शन। अगला प्रश्न, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी है टार्ट्रिक अम्ल के कारण, और ऑप्शन डी है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू जो होता है वह खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए है कार्बन की मात्रा, ऑप्शन बी है मैग्नीज की मात्रा, ऑप्शन सी है सिलिकॉन की मात्रा, और ऑप्शन डी है क्रोमियम की मात्रा। यहां स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, मैग्नीज की मात्रा जब बढ़ाई जाती है तब स्टील जो है और कठोर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगर बात करें इसकी व्याख्या का, तो लोहे में कार्बन की कुछ मात्रा मिलाने से इस्पात में वह परिवर्तित हो जाता है, और इस्पात में क्रोमियम और निकेल मिलाने से यह हमेशा के लिए जंग रहित हो जाता है। सामान्य इस्पात में जो आप रेल की पटरियां देखते हैं वह इस्पात ही होता है, उसमें जंग बहुत कम लगता है, 9 के बराबर लगता है। सामान्य इस्पात में अगर बात की जाए कि किसकी क्वांटिटी कितनी होती है, तो लोहा जो है लगभग 81% होता है, क्रोमियम जो है 18% होता है, और निकेल जो है 1%, और कार्बन की मात्रा जो है 0.4% होती है। लेकिन अगर इसमें मैग्नीज 13% मिला दिया जाए तो कठोर इस्पात प्राप्त होता है, और यह अत्यधिक कठोर होता है। तो यहां प्रश्न था कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मैग्नीज की मात्रा। अगला प्रश्न, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ऑप्शन ए है चुन्ना पत्थर, ऑप्शन बी है पीच ब्लेड, ऑप्शन सी है रूटाइल, ऑप्शन डी है हेमेटाइट। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो वह खनिज है पीच ब्लेड। पीच ब्लेड खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा बी, पीच ब्लेड। पीच ब्लेड जो है वो रेडियम का अयस्क है, लेकिन पीच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक बहुत कम होता है।
क्यूरी दंपति का नाम आपने सुना होगा, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, इन दोनों को संयुक्त रूप से जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्यूरी दंपति ने ही रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेड का खोज किया था और उसमें जो भी उसका निष्कर्षण हुआ था रेडियम पिच ब्लेड से, उससे रेडियम का निष्कर्षण इन्हीं लोग के देखरेख में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ऑप्शन ए है औरक्त किरण के कारण, ऑप्शन बी है क्लोरीन के कारण, ऑप्शन सी है उष्मा के कारण और ऑप्शन डी है पराबैंगनी किरण के कारण। तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब में जल शुद्धिकरण के लिए Cl2 यानी कि क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्लोरीन के कारण जो है तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का मिलाना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है राख, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है पानी। हाइड्रोजन को जब जलाया जाएगा, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन तभी जलेगा या कोई भी ईंधन तभी जलता है जब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति प्राप्त होती है। तो जब हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है वहां पे, तभी जो है हाइड्रोजन जल पाएगा या कोई भी ईंधन जल पाएगा। तो हाइड्रोजन को जब हम जलाएंगे तो जल बनता है H2O2, H2O बनता है, जल बनता है। इसको जब हम बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को तो इस तरह का इक्वेशन हमें प्राप्त होगा। ये बैलेंस इक्वेशन है। तो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन जलाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जल सकता है, तो उसके कारण जो है जल का निर्माण होता है। तो यहाँ प्रश्न था हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा डी, पानी बनेगा। अगर बात किया जाए हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का उष्मीय मान जो होता है वह काफी बेहतरीन होता है, यानी कि ज्यादा होता है। इसको जलाने के पश्चात काफी ज्यादा उष्मीय मान प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि उष्मीय मान क्या होता है? तो किसी भी ईंधन का उष्मीय मान उष्मा की वह मात्रा होता है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को ऑक्सीजन में पूर्ण रूप से जलाने पर प्राप्त होता है। किसी भी अच्छे ईंधन का उष्मीय मान अधिक होना चाहिए। जिस ईंधन का उष्मीय मान जितना अधिक होगा वह ईंधन में उतना ही बेहतरीन होगा। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो यहां याद रखने की जरूरत है कि हाइड्रोजन का उष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है, और यह काफी इसके 1 ग्राम को जलाने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में काफी ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर ईंधन की हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसका सुरक्षित भंडारण की सुविधा अनिवार्य है, लेकिन सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण आमतौर पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन के जो है और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न जो है समय सीमित होने के कारण इतना ही व्याख्या दी जाएगी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। अगला प्रश्न, सोने को घोला जा सकता है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड में, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड में, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में, और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सोने को एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है, जिसको अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। एक्वा रेजिया क्या होता है, अम्लराज क्या होता है? तो अम्लराज जो होता है HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का आयतन के दृष्टि से 1:3 का अनुपात होता है। यानी कि अगर HNO3 प्लस 3HCl
को मिला दिया जाए सांद्र करके, तो इसे ही अम्ल राज्य कहा जाता है संयुक्त रूप से, HNO3 और प्लस 3HCl। तो आप यहां प्रश्न ये भी पूछा जाता रहा है कि अम्ल राज्य में यानी कि एक्वा रेजिया में जो सोने को घोला जा सकता है, जिसमें सोने को गला देता है, उसमें HNO3 और HCl के बीच अनुपात क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:3 का अनुपात होता है, यानी कि HCl के जो है 3 अणु होते हैं और HNO3 के 1 अणु होता है। तो प्रश्न था सोने को घोला जा सकता है, तो इसका सही उत्तर यहां देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में तो है, लेकिन यहां अनुपात नहीं दिया है। अगर यह अनुपात नहीं रहेगा तो वो एक्वा रेजिया बन ही नहीं सकता है, यानी कि अम्ल राज्य हो ही नहीं सकता है। तो यहां का क्वेश्चन नंबर 15 में कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां ऑप्शन नंबर सी जो है बीपीएससी के द्वारा सही बताया गया था, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड के किसी भी मिश्रण से जो है अम्ल राज्य नहीं बनता। वह जो है एक निश्चित अनुपात का जब मिश्रण HNO3 और HCl 1:3 में जब मिलाए जाएंगे तभी अम्ल राज्य बनेगा। इसी तरह किसी भी अनुपात में मिश्रित कर देने से नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का कोई उत्तर सही नहीं है। बीपीएससी की यह पुरानी आदत है कि हर साल जो है वह 10 से 15 क्वेश्चन गलत सेट करता है, जिसको तर्क के आधार पर गलत ठहराया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर कोई नहीं है। अगर यहाँ ऑप्शन ई होता इनमें से कोई नहीं, तो वही उत्तर सही होता। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण की बात यहाँ पे जो है अनुपात नहीं बताई गई है। और आप जानते हैं कि अम्ल राज्य तभी बनेगा, एक्वा रेजिया तभी बनेगा जब HNO3 और 3HCl हो, इस अनुपात में हो तभी बनेगा, 1:3 के अनुपात में। तो अगला प्रश्न, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। ऑप्शन ए है दृश्य प्रकाश से, ऑप्शन बी है कांच की सोडियम ऑक्साइड से, ऑप्शन सी है कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, और ऑप्शन डी है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है यानी कि H2F, यह बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। इसको जब कांच में रखा जाता है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कांच में उपस्थित सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। यही कारण है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता है। तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो है ये प्रतिक्रिया कर लेता है, इसके कारण जो है बोतल में विस्फोट हो जाता है। यही कारण है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी कि H2F को बोतल में नहीं रखा जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा डी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है। अगला प्रश्न, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है निकेल, और ऑप्शन डी है जस्ता। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। यह वायु में तांबे के ऑक्सीजन से क्रिया करने के कारण होती है। इसे पटीना कहा जाता है। तो वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तांबा। अगला प्रश्न, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है। ऑप्शन ए है नमक, ऑप्शन बी है नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी है सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन, और ऑप्शन डी है एस्टर। नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक विस्फोटक पदार्थ है, आप जानते हैं। यह एक एस्टर है, इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी, एस्टर। अगला प्रश्न, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि यह बहुत महंगे होते हैं। ऑप्शन बी है यह एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, ऑप्शन सी है इनका प्रयोग निरापद नहीं है, और ऑप्शन डी है ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। यानी कि एलपीजी उसमें जब भर दिया जाता है तो उससे जो है कोई
दाब मापने की प्रक्रिया हो ही नहीं पाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, ये एलपीजी द्वारा चोक कर दिए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर में एलपीजी क्या होता है। तो एलपीजी जो होता है यह प्राकृतिक गैस है। इसको जो है घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। कल हम लोग पढ़े थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो उसी में जो है ब्यूटेन एवं प्रोपेन होते हैं। ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आप लोग पढ़े होंगे, IUPAC नाम इसका पढ़े होंगे। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण को जो है एलपीजी गैस कहते हैं, जो घरों में सिलेंडरों में भरा जाता है और इससे जो है खाना बनाया जाता है। इसको जो है उच्च दाब पर द्रवित करके सिलेंडरों में भर लिया जाता है। आप जानते हैं कि शुरू में जब एलपीजी गैस आया था, गैस सिलेंडर, तो उस समय जो है काफी आग लगा करते थे भारत के विभिन्न जगहों पर। क्या कारण थे? क्योंकि उस समय जो एलपीजी का सिलेंडर आता था उसमें किसी प्रकार की अगर उसमें रिसाव आता है तो मालूम नहीं चल पाता था। तो इसके कारण जो है जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें मिथाइल मरकाप्टेन, सल्फर का यौगिक है एक, मिथाइल मरकाप्टेन, उसको मिला दिया जाता है ताकि जब भी रिसाव हो तो गंध को आसानी से पहचाना जा सके। और आप देखते हैं कि जब गैस निकलता है सिलेंडर से तो एक गंध आती है, वही मिथाइल मरकाप्टेन है। तो यहां प्रश्न था, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि यह एलपीजी द्वारा चोक किए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है चूने का पत्थर, ऑप्शन बी है पीच ब्लेड, ऑप्शन सी है मोनोजाइट और ऑप्शन डी है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है। तो निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा डी, हेमेटाइट। अगला प्रश्न, तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि केमिस्ट्री पर आधारित यह जो श्रृंखला चल रही है उससे आपको काफी लाभ हो रहा होगा और आने वाले समय में जो भी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे उसमें प्रश्न सॉल्व करने में आपको सहायता मिलेगी। ये जो सभी प्रश्न डिस्कशन किए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले 28 वर्षों के दौरान पूछे जा चुके हैं उन्हीं पर आधारित यह श्रृंखला है। इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत, कल फिर मिलूंगा इसी समय कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और बाढ़ पीड़ितों का भरपूर सहायता कीजिए जितना संभव हो सके।